हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सबसे मंत्रा में। मैं हूँ पेशन। दोस्तों आज से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है जीए के और जीएस का। इसमें दोस्तों हम आपको एसएससी और नेवी की जो जीके जीएस है तथा इसके अलावा कई अन्य कंपटीशन एग्जाम की भी जीके जीएस को कवर कराएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले के टॉपिक के साथ। जो पहला टॉपिक दोस्तों जो हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है वो है भारत का इतिहास। शुरुआत करेंगे दोस्तों किससे? भारत के इतिहास से। दोस्तों आपको इतिहास के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इतिहास में जो डेट वगैरह होती है उनको तो लर्न करना पड़ता है, नहीं तो और बाकी की जो भी इतिहास में बाकी स्टोरी होती है आप उसको एक स्टोरी की बात ही सुने जिससे कि आपको वो तुरंत की तुरंत लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतिहास के बारे में जब भी आप इतिहास को पढ़ें तो एक स्टोरी की तरह पढ़ें या फिर किसी से भी तो वो देखिए। दोस्तों इतिहास में जो आता है वो सबसे पुराना जो सबसे शुरुआत होती है तो वो होती है हमारे यहाँ भारत का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी चीज़ में आती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है दोस्तों, वो आपको बता देता हूँ मैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा जाता है कुछ जगह पे इसको। ठीक है, ये दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य इसका काल माना जाता है, मतलब कि इसका समय माना जाता है, समय काल इसका 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसको दूसरा नाम जो इसका हड़प्पा सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी से कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और जो सेकंड बात है वो दोस्तों यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से लेके पश्चिम में सूचकांगीडोर तक या फिर आप कह सकते हैं मकरान तक थी। उत्तर में कितना दोस्तों? मांडा से लेके। अब दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक पूर्व में, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पर लिखूँगा। ये इसका दूसरा नाम है, कुछ जगह इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो क्या होता है? मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति लागू थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। एक मिनट, सभ्यता थी। यहाँ पर नगरों के विकास के लिए कौन सा, शॉर्ट में ले देता हूँ, नगरों के विकास के लिए शॉर्ट में पूरा ग्रिड पद्धति लागू थी। यहाँ पर कौन सी दोस्तों? ग्रिड पद्धति लागू थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। क्या? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक लिपि थी।
जो दाएं से बाएं ओर लिखी है। हम आजकल क्या करते हैं दोस्तों, बाएं से दाएं ओर करते हैं, लेकिन जो बाबा ने लिखी थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, आइए अगले और कुछ पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों यह सभ्यता कहा जाता है, वैसे तो कुछ नहीं जगह कहा जाता है कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे नई सभ्यता, मतलब कि वो पुरानी है, लेकिन ज़्यादातर किताबों के अनुसार, जो ज़्यादातर किताबों में लिखा होता है कि यह सभ्यता उन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, मतलब कि उसी टाइम पे वो थी, उसी टाइम पे ये थी, लगभग दोनों कुछ टाइम था वो बराबर था। और दोस्तों सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर कुंवर वाला क्षण पूजनीय था। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज था और यहाँ कुंवर वाला क्षण क्या था दोस्तों, पूजनीय था, पूजनीय था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों सैंधववासी क्या करते थे, गेहूं, जौ और कपास की खेती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई को आ जाता है कि सैंधववासी क्या क्या करते थे, किसकी खेती करते थे, तो गेहूं की, जौ की और कपास की। चावल की नहीं करते दोस्तों, कहीं चावल आप लिखते हैं। सैंधववासी गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे, खेती करते थे। ठीक है, तो ये तो है कुछ मेन पॉइंट जो मैं आपको लिखा चुका हूं। अब देखिए कुछ आगे के पॉइंट जो इम्पोर्टेंट में से हैं। अब दोस्तों प्रमुख स्थल के बारे में लिखता हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं, उनके बारे में, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, उनके बारे में कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए पहला जो स्थल है दोस्तों उसमें देखिए प्रमुख स्थल, दूसरा कह सकते हैं हम खोज करता है इनके बारे, और इनको लिखेंगे विशेष, क्या इनमें विशेष है उसको लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों खोज करता क्या है, शुरुआत से देखेंगे। तो देखिए आगे, जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है, यहाँ पर नदी भी लिखते हैं, क्योंकि नदी का बहुत, मतलब नदी के बारे में पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो ये सब वगैरह भी। सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। ठीक है, कुछ जगह इसके सेकंड में माधव स्वरूप वत्स ने भी इसमें सहायता प्रदान की थी, लेकिन उनका उतना योगदान नहीं माना जाता जितना दयाराम साहनी का माना जाता है। ठीक है, यह रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर है दोस्तों। इसकी स्थिति क्या है, मोंट मोगरी पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और
चंदहूड़ो भी पाकिस्तान में ही है। ये 3 जगह पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसमें तांबे की इक्का गाड़ी मिली थी, वो इसमें विशेष है। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की गाड़ी, ठीक है। अगला स्थान आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ये भी दोस्तों पाकिस्तान में है और यह है सिंधु नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, यह सिंधु नदी के तट पर है। रावी नदी को देखते अपने से दिए आप, सिंधु नदी के तट पर है। और दोस्तों जो इसमें विशेष है वो यह है कि यहाँ पर 3 मुख वाले देवता मिले थे, नर्तकी की मूर्ति मिली थी और विशाल अन्नागर तथा विशाल स्नागर भी यहाँ पर मिला था। 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। उसके अलावा नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नानागार तथा अन्नागार, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो में मिला था। इसके बाद दोस्तों चंदहूड़ो भी आता है, लेकिन इसको बस एक है कि बिना दुर्ग वाला स्थल है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चंदहूड़ो के। इसके बाद अगला देखिए कालीबंगा, ये इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है दोस्तों हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। कई बार कालीबंगा के बारे में आया था, कहाँ पड़ता है तो वो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। यहाँ पर देखिए राजस्थान, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। इसके जो खोजकर्ता थे दोस्तों वो थे बीपी लाल और बीके थापर। बीपी लाल और बीपी थापर थे इसके उत्खननकर्ता, लेकिन जो उसके खोजकर्ता थे वो अलग थे। खोजकर्ता थे यहाँ पर आप अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता में अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला क्या है? उत्खननकर्ता। वो क्या है, वो कौन थे दोस्तों? उनमें थे बीपी लाल, मैन और बीके घोष भी थे। तो बीपी लाल लिखते थे, बीपी लाल। जो इम्पोर्टेंट है वो तो एक ये है, और इन तीनों के ये आप कह सकते हैं खोज करता है। और ये किस नदी पर है कालीबंगा राजस्थान में, वो देखिए तो ये है कालीबंगा घंगर नदी पर, सॉरी घघरा नदी पर, ठीक है। और इसमें विशेष को है कि यहाँ पर नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई थी तथा जुते हुए खेत मिले थे, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पर ये सिंधुआ जो थे, सैंडव थे, वो खेती करते थे। नक्काशीदार ईंटें, जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा में। इसके बाद अगला आता है दोस्तों रोपड़। रंगपुर भी है, रोपड़ भी है, दोनों बराबर सही हैं, लेकिन रोपड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोपड़ कहाँ है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, रोपड़ है आपका पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के पास। सतलुज नदी दोस्तों, यहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, कुत्तों को भी दफनाया जाता था, कुत्तों का भी दफन। इतना ही बहुत है, ये लिख दीजिए, ठीक है।
मानव के साथ कुत्तों का भी दफन। और जो इसके खोजकर्ता थे रोपड़ के, वो थे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये रोपड़ की जगह, रोपड़ पंजाब, रोपड़ जो पंजाब पर था उसका है। अगला है दोस्तों लोथल। लोथल वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें पड़ता है रंगपुर, उसको भी लिख दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। रंगपुर दोस्तों जो पड़ता है दोस्तों, वो है हमारा कठियावाड़, गुजरात में पड़ता है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसके जो इस पर जो नदी है, वो नदी का नाम है दोस्तों रंगपुर का मादर नदी पे। और यहाँ पे चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। मानव नदी पर, ठीक है। SR इसके वो है, यहाँ चावल की भूसी प्राप्त थी, जो कि एकदम सोचने वाली बात है। चावल की भूसी प्राप्त हुई थी, यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इनमें शुरुआत के 4 इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आइए अगले पे आते हैं। दोस्तों अगर एक वैसे आपको बता देता हूँ मैं, इसमें लोथल और तो धौलावीरा भी थे। उसमें जो लोथल था वो था हमारा दोस्तों, ये पड़ता है लोथल, वो है क्या कहते हैं, लोथल पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे पर। लोथल कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर, जिसके एस राव जो अभी मैंने लिखाया था, क्या नाम है, रंगपुर के जो थे खोजकर्ता, वही वहाँ के भी उत्खनन करता थे और यहाँ पे भी उत्खनन करता थे, दोनों जगह उत्खनन करता वही थे। और जो लोथल के जैसे कि आपको बता दिया गया कि इसमें दोस्तों बंदरगाह था, डॉकयार्ड बंदरगाह था, और जहाज़ों की सबसे बड़ी नदी थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरुआत होती है वैदिक काल की। किसकी? वैदिक काल की। हड़प्पा सभ्यता के बाद शुरुआत होती है वैदिक काल की। और वैदिक संस्कृति में दोस्तों इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमको मिलती है वेदों से। और ऐसा कहा जाता है वेदों की रचना किसने की है? स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने की है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो वैदिक ये सभ्यता थे, इसके संस्थापक आर्य को माना जाता है। संस्थापक किसको माना जाता है वैदिक सभ्यता के? आर्य को। और आर्य के बारे में कई कथन हैं, जैसे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैस्कुलर ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे। और कई लोग कहते हैं कि इधर की तरफ अफ्रीका की तरफ से आए थे। कुछ लोगों का यही मानना है कि आर्य मूल रूप से इंडिया के, भारतवर्ष के ही निवासी थे दोस्तों। ठीक है, ये भी है दोस्तों। वैदिक जो मैक्स मुलर ने कहा, क्या कहा दोस्तों, कि ये 1500 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास मध्य एशिया से इंडिया में पहुंचे। इनकी जो आर्य की वो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी दोस्तों? संस्कृत थी। ठीक है, आर्य की मूल भाषा थी संस्कृत। दोस्तों ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख होता है। और उन नदियों के आधार पर ही इनको जो आर्य का जो मूल स्थान है उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। वो 7 नदी कौन कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदी, 7 नदी कौन कौन सी है वो देखिए। पहला रावी, ठीक है, झेलम, चिनाब, सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु,
ब्यास, सतलज, सरस्वती। कभी कभार 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सी नदी कह सकते हैं वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल में इसका उल्लेखित नहीं हुआ है, तो ऐसा भी कभी कभार दे दिया जाता है। ओके दोस्तों, जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि इनकी वैदिक संस्कृति का कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसके 2 भाग हैं। अब क्या इनका जो कालखंड बनाया था, जैसे उसका माना गया था क्या कि उसका पुराने वाले का माना गया था 1700 ईस्वी तक, और इनका 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और ये 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल का देखिए। वैदिक साहित्य में दोस्तों जो वैदिक साहित्य होते हैं थे उनमें वेद, पुराण और उपनिषद को गिना जाता है, मतलब उसमें शामिल किया गया था। वैदिक साहित्य कह सकते हैं, या फिर जो वैदिक रचना थी वो ग्रंथ। साहित्य में वेद, पुराण तथा उपनिषद, वेद, पुराण और उपनिषद को शामिल किया जाता है। वेद, पुराण दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, जिनको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जिनके नाम है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन ये चारों नाम हैं ये वेदों के। ठीक है, ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। इसकी भाषा पद्यात्मक है, और इसमें क्या किन का वर्णन किया गया है दोस्तों? इसमें भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि भगवान सूर्य से संबंधित जो सरस्वती माता है उनसे संबंधित में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जब आपको दिखाई दे जब गायत्री मंत्र का उल्लेख है तो ये स्वतः ही देवों की स्तुति के लिए है। क्या भाषा और इसकी भाषा पद्यात्मक। अगला आता दोस्तों सामवेद। ठीक है, सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? सामवेद में इसको भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। मूल कहा जाता है इसको। आपको वो पूछे कि भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। और यजुर्वेद की रचना दोस्तों गद्य पद्य दोनों में हुई है, और यह वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। कैसा? कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। इसकी रचना गद्य व पद्य दोनों भाषा में हुई है। गद्य व पद्य दोनों में। ये दोस्तों संस्कृत में होता है, मतलब जो पोएट्री टाइप में होता है उसको पद्य कहा जाता है, और जो लिटरेचर टाइप में होता है उसको गद्य कहा जाता है संस्कृत की भाषा में। ठीक है, जो अथर्ववेद है दोस्तों ये चौथा वेद है दोस्तों। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और तंत्र मंत्र जागरूक होना सब कुछ के बारे में इसी में सबसे ज़्यादा लिखा है। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, और जादू टोना।
इसी की देना दोस्तों ज़्यादा ना अथर्ववेद की। ठीक है, रोग निवारण औषधि प्रयोग वगैरह सब कुछ ऐसे ही है। हाँ, अब इनके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है देखिए, ऋग्वेद में दोस्तों वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं, जिनमें किसका वर्णन किया गया दोस्तों? हिंदू जो आप कह सकते हैं सनातन धर्म की 4 वर्णों का भी वर्णन किया गया है, जिनको 4 वर्ण कौन कौन से दोस्तों? ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसके 10वें मंडल में 10 मंडल है दोस्तों, इसमें 10वें मंडल में इनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इसकी जो ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता कौन है? देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, इंद्र को क्या कहा गया दोस्तों? पुरंदर के नाम से कहा गया है। पुरंदर के ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी के लिए नदी तमा, देवी तमा और माते तमा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात सरस्वती को माँ के रूप में, माँ के बराबर सम्मान दिया गया है। देवी तमा, माता तमा वगैरह। और क्या दोस्तों, इसके अलावा प्राणों की संख्या दोस्तों 18 है, और सबसे प्राचीन प्राण मत्स्य प्राण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। प्राणों की संख्या 10 है, सबसे प्राचीन प्राण मत्स्य प्राण। ठीक है, और जो उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है, और भारत में सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से ले गए? कि उपनिषद से ले गए, ये इम्पोर्टेंट में आ जाता है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है, और जो भारत का सूक्ति वाक्य है, भारत का सूक्ति वाक्य सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे महाजनपदों के बारे में, जो इसके बाद जो राजाओं का शासन चालू हुआ था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।